Hello everyone. Welcome to the next episode of our podcast series Let's Talk, learning from every journey, big or small. So today, this podcast is especially for the students who have confusion in their mental clarity. Because in today's world, students they don't have their life figured out. And life figure out होती भी नहीं. But what happens in the world जहाँ पे social media में सब लोग अपनी best life दिखाते हैं, जहाँ पे लोग दिखाते हैं we have already figured it out, we often judge ourselves. We often feel confused. हमें पास जो है mental clarity नहीं होती, हमारा mind जो है वो सोचना बंद ही नहीं करता. So for that we have someone special today with us, Ankur Oberoi, who is an emotional intelligence trainer, also the author of book 9 Obstacles to Creativity. So we welcome Ankur. Thank you for joining us today on this podcast. Thank you so much, Ahek, for having me over. So अंकुर, जैसे कि आज हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है काफी कंफ्यूज रहते हैं. अगर मैं बात करूं 9 से 12 तक की स्टूडेंट्स की या फिर इवन कॉलेज स्टूडेंट्स की, दे सी कि हर चीज उनके पास आज इतने ऑप्शंस है. लाइक पहले जो थे ऑप्शंस कम थे, तो उनको होता था कि हम लोग कुछ कर लेंगे, डॉक्टर या फिर इंजीनियर. बट टुडे देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एज वेल. तो इस चीज में आप क्या कहना चाहोगे? So there is something called paradox of choice. हमारे पास जितनी ज्यादा चॉइसेस होती हैं, हम उतने ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं. और इसका एक्चुअल रीजन ये है कि whenever we are choosing something, माइंड के कोने में we also have FOMO, fear of missing out on the other options that we are leaving. तो बहुत साल पहले, so there is this shampoo company, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा. So they had 3 variations of shampoo. ठीक है, ड्राई हेयर के लिए था एक, एंटी डैंड्रफ था, एंड देन आई थिंक देयर वाज समथिंग फॉर ऑयली हेयर. तो दे हैड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेल. व्हेन द न्यू सीईओ केम इन, ही वांटेड मोर सेल्स. सो द फर्स्ट आइडिया ही केम अप वाज कि शैम्पू की वैरायटी बढ़ा दो, एंड ही डिड दैट. फ्रॉम 3 वेरिएशंस ही गॉट आई थिंक 8 or 10 वेरिएशंस. एक्चुअली सेल ड्रॉप हो गई. Because when people were figuring it out कि कौन सा शैम्पू हमें सूट करेगा, they fell into this trap called analysis paralysis. इतना उन्होंने एनालाइज किया कि they just couldn't make the right choice, and then they went for another brand. तो इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस. आपके पास जितनी चॉइसेस होंगी, आपको ऐसा लगता है, पैराडॉक्स ये है कि आपको ऐसा लगता है कि यू हैव मोर फ्रीडम, but actually freedom curtail हो जाती है when you have so many choices, because now you have fear associated with missing out on the other choices. और अब हमारे पास सोशल मीडिया है, तो हमें और ज्यादा ऑप्शंस दिखती है. पहले वही 4-5 ऑप्शंस होती थी, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आई थिंक सीए, लॉयर, एंड 2 or 3 more choices. That's it, nothing more. And also we compared ourselves to fewer people before. क्योंकि आप किसके साथ कंपेयर करोगे अपने आप को? आपकी फैमिली के साथ कंपेयर करोगे, आप अपने नेबर्स के साथ कंपेयर करोगे. दैट्स इट. बट राइट नाउ यू आर ऑलमोस्ट कनेक्टेड, डिजिटली कनेक्टेड विद बिलियंस ऑफ पीपल. तो आपके पास कई लाखों की चॉइस है अपने आप को कंपेयर करने के लिए. तो उस कंपैरिजन ट्रैप में भी हम फंस जाते हैं. हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि अरे यार, आई कैन डू दिस ऑल्सो, उसमें तो बहुत पैसा है. वो देखो फलान क्रिएटर कितना कमा रहा है, फलान इन्फ्लुएंसर इतना कमा रहा है. हम इसी चीज में बस उलझे रहते हैं. एंड अनदर थिंग, वी फॉल विक्टिम टू सर्वाइवरशिप बायस. हमें वो दिखता है जो सक्सेसफुल हो गए. आप 100 क्रिएटर्स को जानते होंगे हु आर वेरी सक्सेसफुल, और 1000 को जानते होंगे. बट आप ये देखो अनसक्सेसफुल कितने क्रिएटर्स हैं. तो ये जो कंपैरिजन ट्रैप में हम लोग फंस जाते हैं, दैट्स एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ पुअर ईगो. और ये पुअर ईगो क्यों हो रही है? कंपैरिजन से. वन ऑफ द फीचर ऑफ ईगो इज टू कंपेयर इटसेल्फ विद अदर्स. और कंपैरिजन जितना होगा, ईगो उतनी अनहेल्दी होगी, और जितनी अनहेल्दी ईगो होगी, उतना ज्यादा कंपैरिजन होगा. तो हम एक ये विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, कंपैरिजन की और ईगो की. एंड यू टॉक्ड अबाउट के कंफ्यूजन बहुत है, वो मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही. देखो, ईगो जो होती है ना, वो हमारी परसेप्शन को कलर कर देती है. इट डजंट लेट अस सी थिंग्स एज दे आर.
एक रियलिटी प्रिंसिपल होता है कि यू शुड बी कनेक्टेड टू रियलिटी, लेकिन ईगो ना हमें रियलिटी में रहने नहीं देती. आई गिव एन एग्जांपल. लेट्स से आई हैव एन ईगो ऑफ दैट आई एम नॉट इनफ, आई डोंट डिजर्व गुड थिंग्स. मान लो ये मेरी ऐसी ईगो है. समथिंग हैपेंड विद माय लाइफ, द वे आई वाज ट्रीटेड, तो मेरी ऐसी ईगो हो गई. लेट अस अज्यूम दैट नाउ समवन जेन्युइनली इज ट्राइंग टू हेल्प मी. ठीक है, मुझे कुछ जरूरत थी, समवन इज ट्राइंग टू हेल्प मी. नाउ बिकॉज आई हैव एन अनहेल्दी ईगो, मैं क्या परसीव करूंगा दूसरे के एक्शन को? आई विल परसीव दैट उसका कुछ खराब मोटिव होगा और ही इज ट्राइंग टू यूज मी. वो बाद में मेरी एडवांटेज लेगा और ही माइट आस्क समथिंग लेटर ऑन. यार हो सकता है दैट पर्सन इज जेन्युइनली काइंड, दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन मेरी ईगो क्योंकि अनहेल्दी है, मुझे वो आई विल नॉट थिंक लाइक दैट. तो हम लोग जो भी परसीव करते हैं हम अपनी ईगो के फिल्टर के थ्रू परसीव करते हैं, और जब वो फिल्टर ही अनहेल्दी है तो हम कोई भी चीज एज इट इज नहीं देख सकते. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. The ego is turning so unhealthy because of this social media, constant comparison. See, when a notification pings, what do you think? I wish there was a like. क्या पता comment आया हो, क्या पता follower बड़े हो, कुछ ना कुछ. You are always constantly thinking about yourself. Even when you're commenting on someone, you hope that your comment is liked by more and more people. You hope that your comment gets noticed. So everything is now becoming about me. And this feeling of me, constant me, this is creating unhealthy ego. और जब हम उस खराब ईगो के फिल्टर के थ्रू चीजों को देखते हैं, वी डू नॉट सी थिंग्स एज दे आर, और उसके बाद कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी. राइट. सो अंकुर, मेरे को अब 2 क्वेश्चंस हैं. पहला तो जैसे कि आजकल की हमारी चॉइसेस खुद की होती नहीं है. व्हाट हैपेंस, हमारी चॉइसेस शेप हो जाती है लाइक मे बी सोसाइटी की वजह से. मे बी माई ड्रीम इज समथिंग एल्स, बट क्या होता है वो सोसाइटी उसको अच्छा नहीं देखती है. मे बी कंटेंट क्रिएशन इज नॉट स्टिल सीन एज अ गुड ऑप्शन इन द सोसाइटी, और माई पेरेंट्स डोंट वांट मी टू गो इन दैट वे. सो देयर इज सो मच ऑफ नॉइजेस कि हमें खुद पे चॉइसेस पे डाउट होता है. तो पहला तो क्वेश्चन ये कि हम लोग चूज कैसे करें. एंड सेकेंड, एज यू टोल्ड कि इतना जो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, चीजें नहीं समझ आती हैं, बट इसमें हमारा फॉल्ट क्या? लाइक इसमें ऐसा नहीं है कि ये लोनलीनेस इतनी इंक्रीज हो गई कि वी वांट समवन टू लाइक, वी वांट कि हमें कोई कमेंट करे. बिकॉज जैसे जैसे सोशल मीडिया और ये नेटवर्किंग इतना बढ़ रहा है, वो लोनलीनेस जो है स्टूडेंट्स में मोस्टली जो देखी जाती है वो इतना इंक्रीज हो है. तो इसमें हमारा फॉल्ट भी क्या हुआ, और ये लोनलीनेस से या फिर डील कैसे करना चाहिए स्टूडेंट्स को आज को? ओके, आई थिंक चेक बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे, सो लेट मी आंसर वन बाय वन. श्योर श्योर. पहले तो यू टॉक्ड अबाउट कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. वी आर सो अनकंफर्टेबल विद सिटिंग विद कंफ्यूजन. In fact, currently, and this is not about one generation, this is about everyone now, we are so uncomfortable with being uncomfortable. मतलब we always want certainty. पहले क्या होता था, इफ यू वांट नॉलेज अबाउट समथिंग तो आप अपने प्रोफेसर से बात करते थे, टीचर से बात करते थे, एनसाइक्लोपीडिया में खुद ढूंढने की कोशिश करते थे. इवन टू फुलफिल योर क्यूरियोसिटी यू हैड टू सिट विद डिस्कम्फर्ट. रात को मुझे ख्याल आता है कि गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है. अब मैं सारी रात वो सोच रहा हूँ. आई एम इन दैट डिस्कम्फर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी. अगले दिन आई वुड आस्क माई टीचर, आई वुड आस्क माई फिजिक्स टीचर, एंड देन दे वुड गाइड मी टू अ बुक इन द लाइब्रेरी. तो ये मेहनत लगती थी हर चीज में. अभी क्या है, अभी इफ आई हैव दिस क्यूरियोसिटी आई जस्ट ओपन माई फोन, ओपन यूट्यूब, और आजकल तो एआई है, आई कैन इमीडिएटली गेट आंसर्स. पहले अगर इफ आई वांट टू बाय अ न्यू शर्ट आई हैड टू वेट फॉर द वीकेंड, गो टू द मार्केट, और उसके बाद मुझे सेलेक्ट करने में भी टाइम लगता था. पूरे दिन का प्रोजेक्ट होता था जस्ट टू बाय अ शर्ट. नाउ इट्स इन योर पाम, यू कैन बाय एनी टाइम यू वांट. तो जो डिस्कम्फर्ट में बैठने की एबिलिटी है वो खत्म हो गई है. सो दैट इज वाई what happens is the moment there is confusion, our mind rushes for easy answers. And what happens in easy answers? Black and white. कोई चीज या तो बहुत अच्छी है या बहुत खराब है. कोई चीज मुझे या तो चाहिए या बिल्कुल नहीं चाहिए. नुआंस कहां है? Nothing exists in black and white. Most of the things they exist in grays.
And look at my words. I'm not even saying everything exists in the shades of grays. I'm saying most of the things Right. exist in shades of grays. वो आप shades नहीं देख पाओगे if you are not comfortable with being uncomfortable. Your mind will start looking for easy answers. और ये जो easy answers होते हैं, they lead you to wrong decisions. अब for example, one has to make a choice. Let's say they have to make a choice between choosing a career between A and B. Okay. Let's say A being an engineer and B being, let's say, a cricketer. क्रिकेटर और इंजीनियर के बीच आपको चॉइस करनी है बिकॉज यू हैव अ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, यू आर रियली इंक्लाइन टुवर्ड्स मशीन्स, थिंग्स लाइक दैट, एंड सेकेंडली यू आर वेरी गुड एट क्रिकेट ऑल्सो. तो आपके कुछ दोस्त कहते हैं कि आप क्रिकेटर बन जाओ, आपका कोच भी कह रहा है आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, क्रिकेटर बन जाओ एक तरफ, लेकिन आपका जो हार्ट है वो है इंजीनियरिंग की तरफ कि आई वांट टू बिल्ड मोर मशीन्स, बिगर मशीन्स, बेटर मशीन्स. यू हैव दैट बेंट ऑफ माइंड. अब आप कंफ्यूज हो. नाउ नोटिस दिस, एज अ person of this generation, I'll ask number of people, यार मैं क्या करूं. I will not sit with myself. I'm not spending any time with myself. Whenever I'm alone, I take out my phone, scroll social media, or I watch a movie on Netflix, or I listen to music, or I listen to a podcast, or I read a book. I'm just not comfortable with being with myself. तो अब मैं खुद के साथ तो बैठूंगा नहीं, मैं 10 लोगों से पूछूंगा कि क्या करना चाहिए. अल्टीमेटली क्या होगा? I'll be even more confused. ठीक है, मैं किसी से पूछता हूँ, वो कहता है नहीं यार तुम ना इंजीनियरिंग कर लो, बहुत अच्छी चीज है, तुम्हारा दिल उसमें है, वही करो. क्रिकेट का पता नहीं सक्सेस मिलती है नहीं मिलती है. आप कहोगे हाँ ठीक बात है, लेकिन यार क्रिकेट में पैसा बहुत है. फिर आप दूसरे के पास जाओगे, वो दूसरे का मतलब प्रोज एंड कॉन्स में आप उलझे रहोगे. देन व्हाट विल यू डू? आपने किसी बुक में पढ़ लिया कि प्रो कॉन लिस्ट बनाओ. अब आप प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाओगे. आप प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट इसलिए बना रहे हो बिकॉज यू वांट टू आउटसोर्स योर डिसीजन टू अ पीस ऑफ पेपर, कि वो कागज का टुकड़े पे जिसपे मैंने प्रोज एंड कॉन्स लिखे हैं, मेरी जगह वो डिसीजन ले ले. दिस इज व्हाट माय स्टेट ऑफ माइंड इज. तो मैं वो डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाह रहा. सो इन द एंड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. राइट. सपोज आई मेक अ चॉइस नाउ. मैं कहता हूं नहीं यार बहुत हो गया, मैं सिर्फ पापा मम्मी की बात मानूंगा. आई गो टू माई पेरेंट्स एंड दे से बेटा क्रिकेटर बन जाओ. इंजीनियरिंग अगर नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग बाद में कर लेना, लेकिन क्रिकेट में तो एक एज होती है, आपकी एज निकल जाएगी, तो बेटा क्रिकेटर बन जाओ. यू से ओके फाइन, सो यू गो टू क्रिकेट. देन व्हेन यू गेट इनटू क्रिकेट यू रियलाइज दैट इसमें तो यार बहुत स्ट्रगल है. आपको उसके कॉन्स ज्यादा दिखाई देने लगेंगे व्हेन यू एक्चुअली एंटर इनटू दैट फील्ड. यू विल से यार ये तो यहां तो बहुत पॉलिटिक्स भी है, यार फिटनेस का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, मैंने जो सोचा था वैसा तो है ही नहीं, इसमें बहुत अलग टाइप का हार्ड वर्क है. देन यू स्टार्ट थिंकिंग यार इंजीनियरिंग ही कर लेता, यार वही बेटर था. नाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द अदर ऑप्शन दैट यू लेफ्ट. अब एक साल बाद क्या होगा? एक साल बाद आप क्या होगे कि नहीं यार चलो मैं ना एक बार एंट्रेंस एग्जाम्स दे ही देता हूं, मैं थोड़ी ना तैयारी कर लूंगा. यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम, यू गो फॉर इंजीनियरिंग, यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज. एंड व्हेन यू गेट इनटू दैट गुड कॉलेज, जब आप कॉलेज में गए, देन यू रियलाइज कि यार इंजीनियरिंग में तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी करने पड़ रहे हैं जिनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है. यार कॉलेज लाइफ तो मुझे लग रहा है यार बहुत बोरिंग है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा. एंड नाउ यू विल स्टार्ट मिसिंग क्रिकेट. आप जिस ऑप्शन की तरफ जाओगे आपको वहां के कॉन्स दिखेंगे, एंड बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल, आपको डिस्कंफर्ट से प्रॉब्लम है, यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द अदर ऑप्शन. तो आप बीच में ही झूलते रहोगे. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. द बिगेस्ट लैक दैट वी आर फेसिंग, नॉट ओनली वन जनरेशन, एवरी जनरेशन, इज दिस लैक ऑफ सिटिंग इन डिस्कंफर्ट. एंड यही रीजन है कि हम लोग इमोशन से भी कुछ सीख नहीं रहे हैं. लुक, व्हाट आर इमोशंस? इमोशंस आर सिंपली मैसेंजर्स. वो आपको एक इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं आपके लिए. एंजाइटी आपको कह रही है कि दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. मुझे अगर एग्जाम की एंजाइटी नहीं होगी मैं नहीं पढ़ाई करूंगा. तो एंजाइटी इज देयर टू टेल यू समथिंग. एंगर इज टेलिंग यू समथिंग दैट अ बाउंड्री हैज बीन क्रॉस्ड. तो हर इमोशन एक इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, बट बिकॉज वी आर अनकंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल, हम लोग उस इमोशन को ही खत्म कर देते हैं. वी समहाउ ट्राई टू सप्रेस दैट इमोशन. अब
कहा जाता है कि डोंट किल द मैसेंजर, ऐसा सब लोग बोलते हैं ना, डोंट किल द मैसेंजर। ये लिटरली भी वैलिड है और मेटाफोरिकली भी वैलिड है। डू नॉट किल द मैसेंजर्स, इमोशंस आर मैसेंजर्स, दे आर गिविंग यू समथिंग, दे गिविंग यू एन इन्फॉर्मेशन। लेकिन हम लोग हर हाल में वो इमोशन सप्रेस कर देते हैं। कैसे? डूम स्क्रोलिंग, numbing yourself with substances like alcohol, tobacco, or drugs, or even porn. Anything that suppresses your emotions is unhealthy for you. Right. Now, it's not a blanket statement. It's a rule of thumb. Sometimes you need to suppress emotions, but those are very rare cases. लेकिन जनरली स्पीकिंग यू नीड टू फिगर इट आउट कि वो इमोशन का सोर्स क्या है, एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट सोर्स। अगर मुझे एंजाइटी हो रही है तो ठीक है, मेरा एग्जाम है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंजाइटी क्यों हो रही है? बिकॉज आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड। सो व्हाट शुड आई डू? आई शुड टैकल द सोर्स। तो मैं प्रिपरेशन कर लेता हूं ठीक से, मेरी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, अरे एक एपिसोड देख लेते हैं नेटफ्लिक्स पे, एंजाइटी ठीक हो जाएगी। अरे इससे एंजाइटी ठीक नहीं होगी, इससे सप्रेस होगी। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हमें मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सो मच इमोशंस आर पाइल्ड अप इन आवर बैकग्राउंड। तो वो बैकग्राउंड से इमोशंस आपको चला रहे हैं, ऊपर से आपकी ईगो अनहेल्दी हो गई है, वो आपकी परसेप्शन को कलर कर रही है। सो ऑब्वियसली कंफ्यूजन विल बी देयर। राइट। तो अंकुर, जैसे कि आपने कहा कि इतने इमोशंस हैं, टुडेज जनरेशन वो करती भी है, लाइक वी सप्रेस आवर इमोशंस, क्योंकि हमको अक्सर होता है कि जब भी हमारे इमोशंस जो होते हैं ओवरवेल्म्ड होते हैं या फिर ज्यादा बढ़ जाते हैं, वी डोंट नो हाउ टू डील विद देम। राइट। बिकॉज हम उनको ऐसा नेगेटिव, ऐसा अपना हम ये लेते हैं कि वो हमारे एज अ फ्रेंड्स नहीं, वो हमारे एनिमी हैं, वो हमेशा हमें हार्म ही करेंगे। तो फॉर स्टूडेंट्स जो हुआ वॉचिंग, आप उनको बताओगे कि डील कैसे करते हैं इमोशंस दैट ऑल्सो कम्स विद लोनलीनेस। राइट। सो लोनलीनेस, अभी ऐसा बोल रहे हैं कि लोनलीनेस इज नाउ अ पैंडेमिक। दिस इज द मोस्ट सिंगल मोस्ट जनरेशन, ऐसा भी किसी ने कहा है। रिसेंटली रिसर्च केम आउट। और वैसे भी ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो गया। ओके, हमें ऐसा लगता है कि ये जो पैरा सोशल रिलेशनशिप्स हैं, पैरा सोशल रिलेशनशिप्स एज इन जो इंटरनेट पे लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो हमें लगता है कि पैरा सोशल रिलेशनशिप इज अ रिप्लेसमेंट फॉर रियल ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप। बट ऐसा नहीं होता। यू नीड दैट ह्यूमन कॉन्टैक्ट, आई टू आई कॉन्टैक्ट। यू नीड दैट ह्यूमन इंटरेक्शन, रियल ह्यूमन फेस टू फेस इंटरेक्शन। हमारा माइंड, हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो एवोल्यूशन हुई है वो वैसे ही हुई है। वी आर सोशल एनिमल्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये पैरा सोशल रिलेशनशिप्स है, दे कैन नॉट रिप्लेस दैट। तो आई वुड से to handle that loneliness, meet new people. Again, the feeling that comes with loneliness, don't try to suppress it. It is giving you an information that you need to go out and meet people. Like I'm about to be 39 years old, or when we were in college, it was a simple rule कि college के बाद हम लोग either we are going to a cafe or we are just hanging out, या लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं, लोग कहीं भी हैंग आउट कर रहे हैं, आपस में चिल कर रहे हैं। चिल वाज द थिंग। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। पीपल सिंपली गो टू देयर रूम्स और वहां पे अपने लैपटॉप निकाल के उसी पे या तो गेमिंग कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे हैंग आउट कर रहे हैं। तो आई वुड से प्लीज गो आउट एंड मीट रियल पीपल फेस टू फेस। देयर आर लॉट ऑफ क्लब्स नाउ डूइंग दैट। देयर आर टोस्ट मास्टर्स क्लब, दिस रोटरी क्लब, एंड नाउ I've seen this beautiful development happening right now. मैं कई बार देखता हूँ कैफेज में there are people playing board games, and I got curious. तो मैंने उनसे पूछा कि is this some club? आप लोग, मैं देख रहा हूँ you guys are playing Monopoly, कार्ड गेम्स भी चल रही हैं. So what's it all about? So all of them are young people. They said हम लोगों ने कम्युनिटी बनाई है ऑन व्हाट्सएप और हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हफ्ते में एक दिन मिलते हैं फ्राइडे रात को और हम बोर्ड गेम्स खेलते हैं, एंड देन वी गेट टू नो ईच अदर. तो बहुत सारे लोगों को वहां पे अपने रोमांटिक पार्टनर्स भी मिले, फ्रेंड्स भी मिले. सो इट्स अ गुड कम्युनिटी. सो आई सी लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस नाउ. So please hang out in communities, meet people face to face. A longest running study on human longevity and well-being. Longest running study. I think it was more than 60 years जो study चली. उसके अंदर last में यही result आया that the biggest factor of human well-being is how many quality social connections you have.
हाउ मेनी पीपल यू मीट फेस टू फेस. तो ये जो हमारा सोशल स्फेयर होता है ना, वी नीड टू बिल्ड दैट. This is my biggest advice right now to people who are the victims of this loneliness pandemic. And you did talk about, hamara fault nahi. Of course, it is not your fault. These things are happening. The world is moving so fast. अभी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ये इतना नेसेसरी हो गया है कि इट इज ओवरवेलमिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है. और दीज थिंग्स आर डिजाइन टू ग्रैब यू. ये मतलब सो मेनी हुक्स हम लोग देखते हैं वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एवरीथिंग हैज हुक. मतलब वो आप टाइटल पढ़ते हो एंड यू आर लाइक, ओ आई वांट टू नो व्हाट इज दिस. तो इट्स ऑल ऑप्टिमाइज्ड फॉर ह्यूमन अटेंशन. तो इट इज नॉट योर फॉल्ट. हाउएवर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग चीजें होती हैं. इट इज नॉट योर फॉल्ट that you are born in these fast times, but it is your responsibility to take care of your sanity, of your mental health, Yeah. of your own well-being. Responsibility आप ही की है. बिल्कुल. तो अंकुर, एक क्वेश्चन है जो मेरा खुद का पर्सनली भी है. जैसे आपने कहा कितने हुक्स हैं सोशल मीडिया में कि हमको होता है कि इफ वी स्टार्ट वी हैव टू वॉच इट टिल एंड. बट Yeah. ऐसे क्या होता है अक्सर जब हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास के सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और हम अक्सर सुनते हैं कि आइसोलेशन, अपने आप को बंद कर लो 6 मंथ्स के लिए, जस्ट वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ. बट इससे कहीं ना कहीं मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स में जो है ना, एक स्ट्रेस और बढ़ रहा है कि वो 6 मंथ्स लॉक इन तो कर लेते बट वो और अच्छा नहीं कर पाते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो हाउ टू डिफ्रेंशिएट कि ये आइसोलेशन क्या हो, ये लोनलीनेस क्या है? ओके, सो इसमें ना एक लेयर आती है कंपैरिजन की. एज आई सेड, आपकी जो ईगो है वो जितनी अनहेल्दी होगी, कंपैरिजन उतना ज्यादा होगा. कंपैरिजन जितना ज्यादा होगा, आपकी ईगो उतनी ज्यादा अनहेल्दी होते रहेगी. तो विशियस सर्कल में फंस गए हैं. तो हम अपने आप आसपास के लोगों को कंपेयर करते हैं कि यार उसके तो 90% आ गए और उसके पास तो फॉलोअर्स भी बहुत हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे पास दोनों ही नहीं है. What do you do? This is black and white thinking. You label the other person as successful and you label yourself as failure. कि हाँ मेरे बस का नहीं है. So this black and white thinking is also a feature of ego. तो जब तक आपकी ego healthy नहीं होगी, you will get stuck in these cycles of comparison. Number one. Secondly, you said people lock themselves और बोलते हैं कि 6 महीने तक हम हसल करेंगे. ये हसल कल्चर कहां से आया? ये हसल कल्चर भी सोशल मीडिया की ही देन है, क्योंकि ये बहुत सिंपलिस्टिक थिंकिंग है. आप मेहनत करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. मेहनत का मतलब क्या है? मेहनत का मतलब है अपने आप को दरवाजे में बंद कर लो और उस पर बहुत मेहनत कर लो. क्योंकि ये जो हसल कल्चर वाले लोग हैं, ये आपके दिमाग में भर देते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपको मटेरियल सक्सेस ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको. लाइफ नीड्स टू लिव इन बैलेंस. यू नीड टू लिव लाइफ इन बैलेंस. आपको आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, आपकी वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, आपका सोशल सर्कल भी इंपॉर्टेंट है. तभी तो अष्टलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट है. दिवाली पे लोग पूजा करते हैं ना लक्ष्मी की, लेकिन भूल जाते हैं कि लक्ष्मी के 8 रूप होते हैं, तभी अष्टलक्ष्मी कहा जाता है. जैसे हमारे जनरली स्पीकिंग लोगों को लगता है कि एक ही लक्ष्मी होती है, धन लक्ष्मी, जो कि उस लक्ष्मी ऑफ वेल्थ. बस लोगों को लगता है यही लक्ष्मी है. लेकिन एक लक्ष्मी होती है धान्य लक्ष्मी. धान्य लक्ष्मी मतलब द गॉडेस ऑफ फूड, जो आपके पास, मतलब बेसिकली हेल्थ. आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपके पास उतनी अच्छी हेल्थ नहीं है कि आप हर टाइप का खाना एंजॉय कर सको, तो आपके पास धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी नहीं है. देन देयर इज अ लक्ष्मी कॉल्ड विजय लक्ष्मी. आपके लाइफ में काम बन रहे हैं नहीं बन रहे, आपका विनर्स माइंडसेट कितना है. आप पढ़ाई में चाहे एवरेज हो बट आप क्रिकेट अच्छा खेल रहे हो, यू आर विनिंग कॉम्पिटिशंस. आप डिबेट अच्छा कर रहे हो, यू आर विनिंग मेडल्स, तो यार आपके पास विजय लक्ष्मी है. सो इस तरह के 8 तरह की लक्ष्मियां होती हैं. अब मुझे सबके नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन ये जो 8 डायमेंशन है लाइफ की, आप जब तक ये खुद से पूरी तरह नहीं जियोगे, लाइफ इनकम्प्लीट ही फील होगी. व्हाट इज द पॉइंट कि आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, आपके पास बड़ा अच्छा आपका करियर हो गया, बट यू डोंट हैव पीपल टू एंजॉय विद, यू डोंट हैव गुड हेल्थ. और ये जो यंगस्टर्स की जो एज है, दिस इज द एज टू बिल्ड हेल्थ ऑल्सो. बैठ के, मतलब पढ़ाई में भी बैठ रहे हैं, अब तो खेलने में नहीं जा रहे हैं बाहर. जब भी होता है कि सो कॉल्ड रेस्ट चाहिए,
तो रेस्ट के लिए हम लोग लैपटॉप या अपना फोन ओपन कर लेते हैं। तो बैठ बैठ के तो वैसे ही आपकी हेल्थ खराब हो रही है। इनफैक्ट यू नो one of the most important factor in your mental health is how much you move. आपकी ब्रेन हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो हम ये हसल कल्चर के चक्कर में वो मूवमेंट भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो वी नीड टू लिव इन बैलेंस, दैट्स द आइडिया। आई कंप्लीटली अग्री विद दैट। सो अंकुर, अभी जैसे आपने बताया कि हम लोग जो सोशल मीडिया में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, एंड ऑल्सो दीज डेज स्टूडेंट्स जो है इतना ज्यादा ओवरवेलम करते हैं, ऑल वी नो इज टू इधर हाइड आवर इमोशंस और सप्रेस इट। वी डोंट नो हाउ टू डील विद द इमोशंस। सो वो हम कैसे सीख सकते हैं? ओके, फर्स्टली वन मस्ट लर्न टू सिट विद देयर इमोशंस। अपने इमोशन के साथ ना तसल्ली से बैठना सीखो। मतलब हम उस हड़बड़ी में होते हैं कि यार इनको बस किसी तरह इन इमोशंस को हम डिलीट करते हैं। तो बस बैठो एंड गो विद इन योर सेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि ये इमोशन है कौन सा। 90% पीपल डोंट इवन हैव अ प्रॉपर इमोशनल वोकैबुलरी। उनके लिए वही गिने चुने 5-6 वर्ड्स हैं जिनमें वो घूम रहे हैं कि हाँ जी कैसे हो आप, हैप्पी, सैड, एंग्री, स्ट्रेस्ड, और एक कोई होगा शायद मे बी एंग्शियस। यही 5-6 वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग उलझे हुए हैं। जो इमोशंस के जो नुआंसेस होते हैं वो तभी आ पाते हैं इफ यू हैव द राइट वोकैबुलरी। मे बी यू आर नॉट एंग्री, मे बी यू आर जस्ट इरिटेटेड। एंगर से डील करना और इरिटेशन से डील करना में अलग अलग, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। शायद आप एंग्री नहीं हो, शायद आप फ्रस्ट्रेटेड हो। फ्रस्ट्रेशन से डील अलग तरीके से किया जाता है, राइट? अगर एक डॉक्टर आपकी बीमारी का डायग्नोसिस ठीक से नहीं करेगा तो वो उसका इलाज भी नहीं कर सकता। तो पहले तो डायग्नोस करना सीखो। डायग्नोस करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास उतनी वोकैबुलरी है, कि आपके पास वो शब्दावली है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या आप इमोशंस के साथ बैठ रहे हो? इफ यू आर सिटिंग विद योर इमोशंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि इमोशन है क्या, 50% ऑफ द बैटल इज वन हियर। एक बहुत फेमस चीज है, इट्स कॉल्ड फीलिंग्स व्हील। फॉर योर ऑडियंस यू कैन ऑलवेज पुट द लिंक ऑफ फीलिंग्स व्हील इन योर डिस्क्रिप्शन, आई एम श्योर यू विल डू। तो इट्स डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट। तो एक व्हील है, उसके अंदर इमोशंस हैं। तो ऑन द एज ऑफ द व्हील देयर आर मेजर इमोशंस। फिर जैसे जैसे आप व्हील के सेंटर पे आते रहते हो, इमोशन जो है वो माइक्रो लेवल पे जाने लगता है। द नुआंसेस इंक्रीज, और उनके साथ उनके जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी एसोसिएटेड हैं। तो यू कैन यूज दैट व्हील टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस। और अगर आप इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते, देयर इज अ ऐप कॉल्ड हाउ वी फील। सो आई यूज टू यूज दैट ऐप वेरी ऑफन। तो उस ऐप में क्या होता है, आप सेटिंग कर सकते हैं। द ऐप विल रैंडमली आस्क यू व्हाट आर यू फीलिंग। आप कितनी बारी दिन में ये नोटिफिकेशन चाहते हैं, यू कैन सेट दैट। सो इट गिव्स यू सम क्वाड्रेंट्स के आप रेड फील कर रहे हो या आप येलो फील कर रहे हो। येलो का मतलब होता है दोज हाई एनर्जी प्लेजेंट इमोशंस, जैसे आई एम डिलाइटेड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम बबलिंग विद जॉय। देन देयर आर ब्लू इमोशंस। ब्लू इमोशंस मतलब लो एनर्जी एंड अनप्लेजेंट, लाइक आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। तो एनर्जी भी लो है, अनप्लेजेंट भी है। और देयर कैन बी रेड इमोशंस दैट आर हाई एनर्जी बट अनप्लेजेंट, जैसे एंगर, एनर्जी इज वेरी हाई बट इट्स अनप्लेजेंट। देयर कैन बी लो एनर्जी प्लेजेंट इमोशंस, दे आर ग्रीन इमोशंस, जो कि एनर्जी तो लो है लेकिन वो प्लेजेंट है। जैसे संडे मॉर्निंग को मैं अपनी फैमिली के साथ सुस्ता रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग कंटेंटेड इन लाइफ, दैट इज अ ग्रीन इमोशन। तो इट आस्क्स यू टू सेलेक्ट द कलर दैट यू आर फीलिंग। फिर जब आप वो कलर सेलेक्ट करते हो, देन इट गिव्स यू अ लिस्ट ऑफ इमोशंस। और उन इमोशंस पे आप जब क्लिक करते हो तो उसका मीनिंग भी आता है। सो यू कैन क्लिक ऑन दोज इमोशंस एंड फाइंड आउट कि हाँ यार व्हाट इज एग्जैक्टली आई एम फीलिंग। जब आप उस पे फाइनल क्लिक करते हो, देन इट आस्क्स यू व्हाई आर यू फीलिंग दैट। सो व्हेन यू स्टॉप एंड थिंक व्हाई आर यू फीलिंग दैट, इट हेल्प्स। हैविंग द राइट वर्ड एंड हैविंग द राइट रीजन, दैट इज लाइक 90% ऑफ बैटल डन। वर्ड से ही आपका 50% काम हो जाएगा। पहले तो ये क्योंकि डायग्नोस हो गया। उसके बाद इट इज सो इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम।
आपका स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा ओवरवेल्म, आप उतने ज्यादा फील करोगे. हमारा ब्रेन, हमारा माइंड इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है. इनफैक्ट आप ऑब्जर्व करो, द एल्गोरिदम गिव्स यू वैरायटी ऑफ इमोशंस सो दैट यू आर स्टक इन द लूप. आप एक पोस्ट देखते हो, इट जनरेट्स हैप्पीनेस इन यू, वाओ. देन आफ्टर सम टाइम there's a post that invokes anger in you, rage bait. और उसके थोड़ी देर बाद यू सी अ क्यूट कैट वीडियो. तो ये इमोशंस का जो अप एंड डाउन चल रहा है, जो वैरायटी ऑफ इमोशंस आपको परोस दी गई है, दैट कीप्स यू स्टक. और एंड ऑफ द डे यू आर एग्जॉस्टेड बिकॉज वी आर नॉट मेड टू डील विथ सो मच ऑफ इमोशंस एंड सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन. तो रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. एंड ऑल्सो जैसे कि कहा जाता है कि जैसे मेडिटेशन करो, जल्दी उठो, क्या ये सब चीजें भी हेल्प करती हैं? अगर आप जल्दी उठ के पहली चीज आप फोन निकाल रहे हो तो वो हेल्प नहीं करेगी. इट इज सजेस्टेड कि कम से कम 1 घंटा सुबह उठने के बाद यू शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज. गो फॉर वॉक. वॉकिंग इज वेरी गुड फॉर इमोशनल प्रोसेसिंग एंड इट्स ऑल्सो ग्रेट फॉर मेंटल क्लैरिटी. Right. तो सुबह उठना, जल्दी उठना, इट्स ऑसम, इट्स ग्रेट. बट देन यू नीड टू सी योर बायोलॉजी ऑल्सो. सम पीपल आर नॉट नेचुरली अर्ली राइजर्स. नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप रोज रात को लेट सो रहे हो, आप अपने आप को लेबल करते हो कि नहीं, आई एम नॉट एन अर्ली राइजर. ऐसा नहीं होता. You know, there's a natural circadian rhythm, and because of so much of screen usage, even after the sunset, हमारी circadian rhythm भी disrupt हो गई है. So सुबह उठो, जल्दी उठो and wake up for maybe for 10 days, 15 days, and then you'll figure it out कि what is your natural circadian rhythm. In fact, taking in sun's light in the morning is very good for circadian rhythm. आपकी sleep cycle improve हो जाएगी, and if your sleep is healthy, it's easier to stay mentally healthy. Right. So And about meditation, yes, meditation does help. However, वो भी हम ऐप से कर रहे हैं. तो मतलब एक मेडिटेशन के लिए भी हमें एक क्रच की जरूरत है. हम वो हेडफोन लगा लेते हैं. सी, इन द बिगिनिंग इट्स फाइन, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद टेक्नोलॉजी. यू कैन यूज हेडफोन्स, ईयरफोन्स, और यूट्यूब पे दुनिया भर के मेडिटेशन ट्रैक्स एंड देयर आर एप्स ऑल्सो. प्लीज यूज देम इनिशियली, बट दे शुड बी लाइक दैट स्टॉपर जो हम साइकिल में यूज करते हैं साइकिल सीखते समय. बट वो हम हमेशा स्टॉपर यूज नहीं करते. इवेंचुअली वी रिमूव दो स्टॉपर्स. तो इट इज सजेस्टेड कि फाइंड अ मेडिटेशन एक्सपर्ट, फाइंड अ गुरु, फाइंड अ मेडिटेशन टीचर, उनसे सीखो. वैसे ही ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो रहा है, इसी बहाने किसी इंसान से भी मिल लोगे. बिल्कुल. तो अंकुर, जैसे हमने स्टार्टिंग से हर चीज समझी कि डील कैसे करना है इमोशंस को, अपने इमोशंस को समझना कैसे, एंड आपने इतने एप्स भी रिकमेंड करे, बट एट लास्ट क्या होता है, वो फर्स्ट स्टेप हमें समझ नहीं आता कि हमें फर्स्ट स्टेप क्या लेना है मेंटल क्लैरिटी के टुवर्ड्स. तो आप ऐसे कुछ टॉप 3 थिंग्स रिकमेंड करोगे जिससे हम मेंटल क्लैरिटी गेन कर सकते हैं? Okay. First thing is, do not touch technology at the first hour of waking up. If possible, 2 hours. But 1 hour is good enough. अब आप बोलो कि नहीं, मेरा तो ऑफिस का काम होता है, सुबह उठ के मुझे ईमेल चेक करनी होती है, तो फिर 1 घंटा पहले उठ जाओ. बट दैट इज वेरी एसेंशियल. That 1 hour should be purely yours. Secondly, I mean, this tip is extended to night time also. हम लोग मॉर्निंग रूटीन को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, नाइट रूटीन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. रात को सोने से भी पहले 1 घंटा 1.5 घंटा पहले तो प्लीज स्क्रीन को अपने से दूर कर दो. प्रेफरेबली रीड, गो फॉर अ लाइट वॉक. सेकेंड टिप इज वॉकिंग. वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल क्लैरिटी, क्योंकि आप जब बिना टेक्नोलॉजी के वॉक करते हो, बिना टेक्नोलॉजी मतलब लोग अक्सर इतने ज्यादा प्रोडक्टिव होने के चक्कर में ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट सुन सुन के वॉक कर रहे होते हैं. यू आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी हियर. लेट योर ब्रेन रिलैक्स, लेट योर ब्रेन ब्रीथ. There's a very important network in our brain called DMN, default mode network. Let it get activated. It is very important for reflections. तो वो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है, जो बिना किसी से बात करे, बिना किसी चीज के, मतलब बिना किसी फोन के, बिना किसी म्यूजिक के आप जब वॉक करते हो, दैट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर मेंटल क्लैरिटी. तो माय फर्स्ट टिप वुड बी stay away from technology first thing in the morning for 1 hour, and last thing at night, 1 hour before sleeping, 1.5 hours before sleeping. My second tip would be take long walks, बिना फोन के, बिना किसी साथी के. एंड थर्ड टिप जो बहुत लोग भूल गए हैं वो है लिखना.
राइट, कोई कंफ्यूजन है, कोई फीलिंग है आपके अंदर विच इज अनप्रोसेस्ड, यू आर प्लानिंग समथिंग, यू आर डिसाइडिंग समथिंग, कंफ्यूजन है, स्टार्ट राइटिंग. राइटिंग इज थिंकिंग ऑन पेपर. आप जब लिखते हो आपका माइंड अपने आप स्लो डाउन हो जाता है, बिकॉज यू कैनॉट राइट एज फास्ट एज यू कैन थिंक. तो आप जब सोच सोच के लिखते हो, यू नो व्हेन योर माइंड स्लोज डाउन, वहीं से बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी आने लग जाती है. यू विल स्टार्ट फाइंडिंग होल्स इन योर लॉजिक, बट देन यू हैव टू राइट, स्टार्ट राइटिंग. सो दैट विल बी माय थर्ड टिप. ओके अंकुर, सो नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस जैसे कि इंटरनेट पे जो काफी लोगों ने पूछे हुए हैं. एंड ऑनेस्टली आफ्टर रीडिंग दिस कि मुझे भी लगा कि रियली में लोग जो है कितना हाइड कर रहे हैं अपने इमोशंस को, कि वो बाहर फिर से नेट पर अपने आंसर्स को ढूंढ रहे हैं. तो वही कुछ क्वेश्चन है जो आपसे शेयर करना चाहूंगी. मैं चाहूंगी आप उनका मतलब आंसर दे, सॉल्यूशन बताएं. तो देयर वाज अ क्वेश्चन asked by a student. I just turned 18, but I am not feeling happy. I am always irritated internally when someone tells me what to do, especially my parents. I get angry even I know what I need to improve myself, but I'm not able to. And when people keep reminding me again and again, I just feel frustrated. Okay, firstly, 18 is a age to get angry on your parents. It is perfectly healthy. In fact, एक certain age के बाद, if you are not angry at your parents, not I'm not saying unhealthy anger, but healthy amount of anger, then something is wrong. या तो आपका चाइल्डहुड बहुत ही परफेक्ट रहा है, पेरेंटिंग बहुत ही परफेक्ट हुई है आपकी, दैट्स अ ग्रेट थिंग. अदरवाइज कोई ना कोई कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन तो हर पेरेंट में होती है, और उस पर एंग्री होना लाजमी है. इट्स फाइन. I mean, I have a daughter and I would expect her to be angry at me at a certain age. That's fine. और वो healthy amount of anger होता है. ठीक है. You get to know many of your flaws are actually because of the parenting that happened. So it's fine. However, you said that this person knows that they have to improve, they should improve, लेकिन वो feedback नहीं ले रहे हैं. Now that's problem of taking feedback personally. Personally feedback आप तब लेते हो, again, when your ego is unhealthy. The other person is giving you feedback at your behavior, कि आप लेट उठ रहे हो, or you are not working hard, or you are still very confused, you are not going out and meeting people. तो दूसरा इंसान आपके behavior पे बात कर रहा है, but you take it on to yourself, you take it personally. So first identify कि आप personally तो नहीं ले रहे हो उस चीज को, and if you are taking it personally, then why? What are your triggers? That will resolve the situation. Unless you take responsibility for your behavior, it's very difficult not to take something personally. Once you take responsibility for your bad behavior or misbehavior, then you will not take things personally. This is what happens. But हम responsibility लेना नहीं चाहते. Because the easier way is कि अपने ऊपर personally ले लो. Right. अगर एक इंसान ने बोला कि आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं बनी, वो ये नहीं कह रहा कि आप केयरलेस हो. They are saying आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं बनी. There's a difference. So you need to distinguish between the two things. बट फॉर द टीनेजर्स जो नहीं, जैसे आपने कहा कि हम लोग नहीं लेना चाहते रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फिर अगेन एंड अगेन दे आर फाइंडिंग द एस्केप अपने इमोशन से, उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई इसके अंदर सॉल्यूशन है ही नहीं, वो तो खुद ही लेनी पड़ेगी. बाय अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमने थोड़ी देर पहले ये बात करी थी कि दोनों में डिफरेंस होता है. ज्यादातर लोगों को लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है फॉल्ट एक्सेप्ट करना. ऐसा नहीं होता. आई हैव बीन थ्रू वेरी पुअर हेल्थ सिंस माई चाइल्डहुड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई न्यू इट्स नॉट माई फॉल्ट. However, when I realized that it's not my fault, but it is my responsibility to take care of myself, I started taking care of my health and I improved considerably. So, understand the difference between fault and responsibility. You can be responsible without being at fault. Right. So there was the other question. I have lost motivation to do anything recently. I was a brilliant student during the school times. But after coming to college and seeing everyone doing better than me, it just makes me feel like a loser. I feel that I have no talent anymore. Okay, again, that's the game of ego. I have no talent. Black and white thinking.
When I see others, comparison. ये जो अनहेल्दी ईगो है, दिस इज सच अ मैसिव प्रॉब्लम राइट नाउ इन पीपल, और ये सोशल मीडिया और बढ़ा रहा है. Right. तो इसका तो आपको ईगो अपनी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी. तो दिस पर्सन आई वुड सजेस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ईगो, हाउ दिस सेंस ऑफ आई इज प्लेइंग अ पार्ट इन योर परसेप्शन. ऐसा कोई नहीं होगा जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो. ओके, दिस पर्सन इज ब्रिलियंट, दिस पर्सन इज सिंग आई वाज ब्रिलियंट एट स्कूल. अचानक से क्या हुआ? योर ईगो बिकेम अनहेल्दी, यू स्टार्टेड कंपेयरिंग. दैट इज वाई दिस ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग कि आई हैव नो टैलेंट. जो अनहेल्दी ईगो होती है ना, वो होती है मेरे में बहुत टैलेंट है, मैं बहुत ब्रिलियंट हूं, या मैं बिल्कुल टैलेंटलेस हूं, ब्लैक एंड व्हाइट. बट हेल्दी ईगो इज आई एम गुड एट समथिंग, आई एम नॉट गुड एट अदर थिंग्स. So start observing yourself. This is what I would recommend this person. Okay. So the other question is like that. Yesterday I came back from the work. So this is written by a person who is working, like जो job करते हैं. So yesterday I came back from work only to feel lonely again in my room. Sometimes I question why I'm even working. So how to deal with the loneliness in this dark room after the long day? Join communities. Loneliness का इलाज है, लोगों से मिलो. Right. और as we discussed earlier, it's a pandemic now. So please, I would really recommend increase your social circle, improve your social circle. और ये जो parasocial relationships है जो हमने इंटरनेट पे बनाए हुए हैं, they are not a replacement for real relationships. Even for people who are introvert. Introvert का मतलब ये नहीं है कि they don't need interaction with people. Introvert का मतलब है that they are not, they find group settings draining. They find energy from within themselves. So even if they find energy within themselves, there are so many introverts who would love to have a good one-to-one conversation, a deep one-to-one conversations. उनको superficial बातें करने में मजा नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि introvert लोगों से मिलना पसंद नहीं है. One-to-one interactions, deep conversations, even they need. Everyone needs human interaction. So please go out and join communities. ओके, सो मेरे को एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि जैसे इसमें क्या होता है, एक फियर भी आ जाता है लोगों को कि दे आर वेरी फियरफुल टू इंटरेक्टिंग विद अदर पर्सन्स बिकॉज उनको लगे कि हम उन पे लीन ना हो जाए, उनकी हैबिट ना हो जाए इवेंचुअली. तो उस फियर को हम कैसे डील करना चाहिए? एक्चुअली ये प्रॉब्लम हैबिट की नहीं है. लुक, वी आर ऑलरेडी हैबिचुअल टू सो मेनी अनहेल्दी थिंग्स. लाइक अपने फोन से हम लोग हैबिचुअल हैं, ठीक है. आई नीड टू वेयर ग्लासेस, राइट? तो क्या मैं ये बोलूंगा ओ माई गॉड आई एम यूज टू दीज ग्लासेस, इट इज सो बैड, आई नीड इट, राइट? सो यू नीड पीपल इन योर लाइफ. और ये ना सोशल एंजाइटी की तरफ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोशल एंजाइटी की तरफ लीन कर रहा है. और सोशल एंजाइटी इसलिए बढ़ गई है बिकॉज वी आर आउट ऑफ प्रैक्टिस. You see, you meet more and more people. The best antidote to anxiety is action. Yeah. When you meet more and more people, your social anxiety will start reducing. Also, social anxiety is slightly correlated with having a poor ego. Okay. When I think कि हाय सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि मैंने शर्ट ठीक पहनी है, मैं ठीक लग रहा हूं. बट एक्चुअल में हर कोई अपने बारे में बैठ के सोच रहा है. आपके बारे में आपको कितना ऑब्जर्व भी नहीं कर रहा जितना आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो. आप अपनी मूवी के हीरो हो, लेकिन दूसरे की मूवी में वो हीरो है. Right. तो ये सोशल एंजाइटी तो एक बहुत ही डिफरेंट चैप्टर हो जाएगा अगर हम उसके बारे में बात करेंगे. दिस पॉडकास्ट विल रन वेरी लॉन्ग, बट या आई वुड से one of the best ways to deal with your social anxiety is go and meet more people and stop thinking so much about yourself. Okay. So this was the last question that was asked. I left my job because of the less salary, but now I constantly feel left behind. I make schedule again and again, but every time I just try to restart, I feel even more guilty that everyone is already ahead of me. I am currently 24 years old and I feel like running out of time. Okay, if this person left their job without having any alternative, without having any other job or any other cushion in their life, then that was already a bad decision. However, then again, let's not think in black and white. If it was a toxic job, he had a toxic boss, then probably it was a good decision. Now that's context dependent. I don't know whether this person already had a job in their hand before they quit their job. But I can see again another game of ego. Everyone is ahead of me.
black and white thinking, comparing with others, game of ego. I am left behind. मतलब बिल्कुल ही अपने आप को उन्होंने पीछे कर दिया है. तो शेड्यूल बनाते हैं ये, और वो एंड दे आर नॉट एबल टू फॉलो दैट शेड्यूल कंप्लीटली, तो वो गिल्ट में आ जाते हैं. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद दिस पर्सन. इफ यू आर फॉलोइंग योर शेड्यूल 50% ऑफ द टाइम्स, इवन दैट्स अ प्रोग्रेस. लेकिन नहीं, हमारी ईगो को क्या चाहिए? हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए. या तो 100% होगी या बिल्कुल नहीं होगी. इट कैनॉट अंडरस्टैंड द नुआंसेस, इट कैनॉट सी अ डायरेक्शन. कि अगर आप अपने शेड्यूल को आज 50% फॉलो कर रहे हो, कल आप 60% फॉलो कर रहे हो, तो वो भी तो प्रोग्रेस ही है. अब जो प्रोग्रेस हो रही है उसके बाद भी ये गिल्टी फील कर रहे हैं. सो डू यू थिंक दिस पर्सन विल मेक प्रोग्रेस? अगर कोई भी काम करके इफ यू आर फीलिंग बैड, यू विल नॉट डू दैट वर्क. यू आर गिविंग अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टू योरसेल्फ. तो डिस्पाइट मेकिंग अ प्रोग्रेस, चाहे वो 50% क्यों नहीं है, this person is giving negative reinforcement to themselves by feeling guilty about it. इसका solution ये है to look at the trajectory. If I'm overweight and I make a goal कि मुझे 3 महीने में 10 किलो वेट लूज करना है, and I start exercising, I start dieting, I start taking care of myself, और 3 महीने बाद मेरा वेट लूज होता है 8 किलो. तो एक्चुअली स्पीकिंग आई एम शॉर्ट ऑफ माई गोल बाय 2 kgs. तो क्या मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, अरे यार एकदम बेकार हो गया, ये तो बेकार ही, एकदम मजा ही नहीं आया? नो, बट माय ट्रेजेक्टरी इज फाइन, राइट? आई एम मेकिंग प्रोग्रेस. तो थिंक अबाउट द प्रोग्रेस यू आर मेकिंग, और प्रोग्रेस यू कैन मेक टुडे. या बट ऐसा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में ना आजकल जैसे पेशेंस की कमी रहती है, तो दे वांट कि बस वन डे में वी शुड जस्ट कंप्लीटली चेंज. इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, अगले दिन से बस हमने जो शेड्यूल बनाया, वी शुड फॉलो इट एट 100%. एंड वी आर व्हेन वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट, वी फॉल इन दिस ट्रैप ऑफ गिल्ट. देन हमें लगता है हमें ट्राई ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज इतना फियर आ जाता है कि फिर करेंगे फिर गिर जाए. Again, this is the game of ego. You are constantly comparing yourself to a standard, to an expectation that you have set for yourself. Right? So firstly, lower your expectations. Don't lower your standards, but lower your expectations. Look at yourself from a third person's point of view. If where you are right now, can you move one step? Can you move one step? Then can you move 2 steps? तो पहले तो क्रॉल करना सीखो, उसके बाद आप वॉक करोगे, उसके बाद आप रन करोगे. आप डे 1 से रन करना चाहते हो, ये दिस वांट कम्स फ्रॉम योर ईगो कि हाँ मैं सबसे अच्छा बन के दिखाऊंगा, मैं सबसे सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं आज अपना 100% शेड्यूल फॉलो करूंगा. अगर 100% नहीं हुआ तो फिर वो ईगो को चोट लग जाती है. बेसिक प्रॉब्लम इज अनहेल्दी ईगो राइट नाउ, बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ, एंड somehow very very few people are aware of that. हम लोग सिम्टम को ट्रीट करे जा रहे हैं. हम वो मोटिवेशनल वीडियोस देख के, और we're journaling, we are making plans, we are making huge goals without understanding yourself, without understanding why your ego is unhealthy. So पहले तो deal with yourself, look at the small progress you can make. Definitely. तो हमको जैसे कि हमने सब कवर करा, हमने देखा कि डील कैसे करना है इमोशन से, काफी चीजें समझी, क्वेश्चंस जो थे लोगों के उनको सॉल्यूशंस का प्रोवाइड करा. एंड नाउ एज यू आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, सो स्टूडेंट हु इज लिसनिंग टू अस, सो क्या एडवाइस आप देना चाहोगे टू स्टार्ट लिविंग अ हेल्दी लाइफ विद मेंटल क्लैरिटी? I already gave 3 tips for mental clarity. Please follow that and you will observe observable changes. Right. So thank you so much, Ankur, for joining us today. Even I Thank you, learned a Chahak. lot Thank you for today calling me. with you. Thank you for asking such amazing questions. You have asked wonderful questions, and I'm glad this is going to reach a lot of people. I hope somebody gets help because of this. I hope somebody gets clarity because of this. Even if one person gets clarity, हमारा काम हो गया. Yeah, definitely.